दोस्तों प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा ही डिस्प्यूट देखने को मिलता है। हर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है संपत्ति को लेकर, चाहे वो भाई भाई के बीच हो, चाचा ताऊ के बीच हो या चाचा भतीजे के बीच हो। किसी भी तरीके से हर घर में प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा रहता है। यही कारण है कि जो सिविल कोर्ट है, जो दीवानी न्यायालय है, वो भरे पड़े हैं। उसमें इसी तरीके के मामले सैकड़ों की संख्या में होते हैं। चाहे संपत्ति कोई सी भी हो, चाहे आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो या आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, यानी कि आपने या तो उसे खुद खरीदा हो जिसे कहते हैं स्वअर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जिसका अर्थ होता है पैतृक संपत्ति जो आपको जनरेशन के थ्रू मिलती है। चाहे आपकी कोई सी भी संपत्ति हो, संपत्ति को लेकर हमेशा ही लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। दोस्तों क्या हो अगर हम किसी संपत्ति को खरीदे और उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो? क्या हो यदि हम किसी संपत्ति को खरीद लें और भविष्य में हमें उसके लिए कठिनाई उठानी पड़े, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसे बैनामे कर देता है जिसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता, वो उस प्लॉट पर, उस मकान पर मालिक काबिज नहीं होता और उसका बैनामा कर देता है, और फिर जो व्यक्ति उसे खरीदता है उसे परेशानी उठानी पड़ती है। फिर यदि आप किसी मकान को खरीदते हैं तो आपको बाद में पता चलता है कि इस पर इतने हजार का बिजली का बिल है। तो आपको किन सावधानी को बरतना होगा खरीदने से पहले? खरीदने से पहले ही जब भी आप किसी मकान, किसी फ्लैट, किसी दुकान को खरीदते हैं तो उसे खरीदने से पहले किन सावधानियों को बरतना चाहिए या किन कानूनी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप किसी तरीके के झमेले में, किसी तरीके के चक्कर में ना फंसे और आपको कोर्ट कचहरी या किसी दफ्तर, किसी कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। देखिए कितना पुराना अंग्रेजों के समय से कानून चला आ रहा है जिसमें बहुत ही कम संशोधन हुए हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मुताबिक कभी भी हम जब संपत्ति को खरीदते हैं तो हमें किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके, कानूनी जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों संपत्ति किसे कहते हैं? संपत्ति होता है एक आर्थिक मूल्य का एक संसाधन, और संसाधन का अर्थ है वे सभी चीजें जो इंसान की आवश्यकता की चीजें हैं, जो समय आने पर उसके काम आती है, उसे कहते हैं संसाधन। और ये प्रॉपर्टी जो है वो होता है आर्थिक मूल्य का संसाधन, यानी कि जब व्यक्ति के पास कोई पैसों की तंगी आती है, वो आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है, तब जाकर के उसके प्रॉपर्टी काम आती है और वो उसका इस्तेमाल अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकता है। तो ये होती है प्रॉपर्टी। और जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, बेचता है, खरीदता है या फिर वसीयत करता है, गिफ्ट करता है, दान करता है, इन सभी कंडीशंस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अनुरूप व्यक्ति को चलना होता है और उसी के बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपको किन सावधानियों को बरतना चाहिए। सबसे पहले आप समझ लें कि प्रॉपर्टी होती है दो प्रकार की। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जो पट्टे के रूप में है, यानी कि जो प्रयोग की जा रही है, कोई मकान, कोई दुकान, कोई फ्लैट जो प्रयोग में है, यानी कि वो पट्टे के रूप में है, वो कोई कृषि भूमि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति से आप उसे खरीद रहे हैं, जो उसका मालिक है, उसको आपको देखना है कि इसके पास इसका स्वामित्व कैसे है, इस व्यक्ति ने किस व्यक्ति से खरीदी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो बेचने वाला है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके पास इस प्रॉपर्टी का, इस मकान का, दुकान का, फ्लैट का, इसका स्वामित्व कैसे है, ये किस तरीके से इस पर मालिक व काबिज है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति के पास स्वामित्व कैसे आया, किस व्यक्ति से उसने खरीदी, या तो उसे गिफ्ट मिली होगी या फिर किसी बड़े ने उसके नाम गिफ्ट की होगी, उसे वसीयत के थ्रू मिली होगी, या फिर उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगी, उसने अपनी कमाई से खरीदी होगी। तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उस व्यक्ति के पास उसका स्वामित्व कैसे आया। और दोस्तों दूसरी बात, यदि वो उस व्यक्ति की पैतृक संपत्ति है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो उसको जनरेशन के थ्रू मिली है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, यानी कि बच्चे को जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, यदि वो उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है तो उसे खरीदते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है, या उनके जो परिवार के लोग हैं क्या उनके बीच कोई समझौता तो नहीं हुआ, या उनके बीच कोई बंटवारा तो नहीं हुआ, इस व्यक्ति को कितना हिस्सा मिला हुआ है। तो यदि किसी व्यक्ति की एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और आप उसे खरीद रहे हैं, वो उसकी पैतृक संपत्ति है, तो आपको पता होना जरूरी है कि उस संपत्ति में उस व्यक्ति का कितना हिस्सा है, कितना अधिकार उस व्यक्ति का उस संपत्ति में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका हिस्सा है उसमें 1/4 और वो आपको 1/2 हिस्सा बेच दे, यानी कि आपको ज्यादा हिस्सा बेच दे जो उसके हिस्से में नहीं आता और बाद में आपका उस पर कब्जा ना हो पाए। तो ऐसी तमाम स्थितियों से बचने के लिए, भविष्य में कठिनाई को दूर करने के लिए आपको पहले से समझना होगा कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट काम करता है और आपको किन बातों की जानकारी होना जरूरी है। तो तीसरी और महत्वपूर्ण बात, उसके टाइटल चेन। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति आप खरीद रहे हैं उसकी टाइटल चेन क्या है। सबसे पहले वो किस व्यक्ति के पास थी, किस व्यक्ति के पास उसका स्वामित्व था, उसके बाद किसके पास आई, उसके बाद किसके पास आई, और अब जो ये व्यक्ति है उसके पास कैसे आई। यानी कि आपको समझना होगा कि इसकी टाइटल चेन क्या है। दोस्तों चौथी बात, क्या इस प्रॉपर्टी का, क्या इस संपत्ति का नामांतरण किया हुआ है या ये रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज है।
यदि उसका नामांतरण नहीं किया होगा तो आपको फिर नामांतरण कराने में, उसकी रजिस्ट्री कराने में परेशानी होगी। तो आपको जानना होगा कि क्या इस प्रॉपर्टी का नामांतरण किया जा चुका है या ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी जरूरी है। दोस्तों पांचवी बात, क्या इस प्रॉपर्टी पर, क्या इस संपत्ति पर, या आप कोई यदि मकान खरीद रहे हैं, कोई दुकान खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, क्या उस पर कोई लोन तो नहीं है, क्या किसी व्यक्ति ने उस पर कोई लोन तो नहीं करा रखा और उसकी किस्तें बच रही हो, तो आपको इसकी भी जानकारी होना जरूरी है कि उस व्यक्ति ने कोई लोन तो नहीं ले रखा है। तो छठी बात, यदि आप किसी भी मकान को खरीद रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए कि उस पर कोई बिजली का बिल तो बकाया नहीं है, ताकि जो मालिक है जो आपको बेच रहा है उसने वो जमा ना किया हो और बाद में वो आपको करना पड़े। तो आपको पहले से ही ये सभी डिटेल्स निकलवा लेनी चाहिए ताकि आपको भविष्य में जाकर के कोई भी कठिनाई ना हो। एक और, यदि उस पर कोई हाउस टैक्स है तो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उस पर किसी भी व्यक्ति का बकाया नहीं होना चाहिए, इससे आपको भविष्य में जाकर के कठिनाई हो सकती है। तो जो बेचने वाला है उसे आप बताइए यदि उस पर कोई बकाया हो कि भाई पहले तो इसे जमा कर, उसके बाद हमें बेचना, या उसके बाद ही हम रजिस्ट्री कराएंगे। और दोस्तों सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस प्रॉपर्टी को, जिस मकान को, जिस दुकान को, जिस फ्लैट को आप खरीद रहे हैं उस पर किसी कोर्ट का स्टे तो नहीं है या किसी न्यायालय के द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध, किसी तरीके की उस पर कोर्ट का आदेश तो नहीं किया गया है। आपको ये सभी चीजें जान लेनी है, यानी कि उस पर किसी कोर्ट का स्टे तो नहीं है या फिर उसको न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित तो नहीं किया गया है। ये सभी जानकारी आपको निकलवा लेनी चाहिए, तभी जाकर के आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अब तक आपने जाना कि जो संपत्ति पट्टे के रूप में है, जो पहले से प्रयोग की जा रही है, उसके लिए आपने ये जरूरी बातें जानी। अब हम जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी पट्टे के रूप में नहीं है या जिसे डेवलपर द्वारा डेवलप किया जा रहा है, बिल्डर या डेवलपर के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, उस तरीके की प्रॉपर्टी को खरीदने में हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए। सबसे पहली सावधानी यही है कि जो डेवलपर है, जो उसे डेवलप कर रहा है, उसके पास उसका स्वामित्व कैसे है। इसमें देखिए दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो जो डेवलपर है जो किसी भी कॉलोनी को, किसी भी सोसाइटी को बना रहा है, या तो उसने उस जमीन को खरीद लिया हो और वो उसे खुद डेवलप कर रहा हो, यानी कि उसमें पूरा स्वामित्व उसी व्यक्ति का होता है। और दूसरा हो सकता है कि उस व्यक्ति ने उसे खरीदना ना हो, बल्कि उसके पास सिर्फ उसे डेवलप करने का कार्य हो। तो इसका जो असली मालिक होगा वो कोई और होगा और जो डेवलपर है वो आपको असली मालिक से मिलवा देगा जब भी आप उसे खरीदेंगे। तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, आप किसी भी व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो उसके पास इसका स्वामित्व कैसे है। दूसरी बात आपको देखनी है कि इस पर कोई फाइनेंस तो नहीं है। यदि फाइनेंस होता है या पहले से उस पर लोन किया होता है तो इसके लिए आपको इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस संपत्ति पर लोन हो सकता है। और दोस्तों तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है, यदि आप किसी ऐसी कॉलोनी में, किसी ऐसी सोसाइटी में मकान, फ्लैट या दुकान को खरीदते हैं जिसे डेवलप किया जा रहा है, तो आपको जानना होगा कि वहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो किसी भी रूप में कृषि भूमि पर तो नहीं है, या जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर तो वो नहीं बनाया जा रहा है। यदि एग्रीकल्चर लैंड होता है तो उसका नामांतरण नहीं किया जा सकता, उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आपको पहले से ये ध्यान देना है कि कोई प्रोजेक्ट कृषि भूमि पर तो नहीं है, या आप यदि कोई मकान, कोई दुकान, कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो वो किसी कृषि भूमि पर या एग्रीकल्चर लैंड पर तो नहीं बनाया गया है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि भूमि है, उस पर निर्माण करने की स्वीकृति नहीं होती और आपको इससे भविष्य में कठिनाई हो सकती है। तो आपको पहले से ही इन सभी बातों को जान लेना है। तो चौथी और इम्पोर्टेंट बात, यदि वो जमीन पहले कृषि भूमि थी और उसका बाद में कन्वर्जन कराया गया है, उसे पट्टे के रूप में घोषित कराया गया है या उसे अकृषिक भूमि घोषित कराया गया है, तो इसमें आपको जान लेना है, जो उसका कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है वो आपको ले लेना होता है। तो ये सभी जरूरी बातें थी जिसकी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।